हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थी, उसके हम 3 पार्ट्स कर चुके। एक तो सॉलिड्स था, हाइड्रोडायनामिक्स एंड हाइड्रोस्टेटिक्स था। आज हम करेंगे इसका 4th पार्ट, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब यानी उनके टेम्परेचर में चेंज होना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर देखो ये क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि जब हम वाटर को गर्म करके अगर रख दें तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। और अगर देखें कि एक जो कंडक्टर रोड है उसको एक साइड से अगर हीट करें तो दूसरी साइड से वो अपने आप गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इन सब का रीजन क्या होता है, उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन मैटर्स की थर्मल प्रॉपर्टीज। इन सब जो ये प्रोसेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में जो यूज होते हैं प्रोसेस, ये इन सब में क्या होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, उनकी जो थर्मल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है इसमें हीट। जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उनमें सबसे पहले आती है हीट। हीट क्या होती है, हीट एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हीट, अगर रियल डेफिनेशन, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। मतलब वो हमें क्या करवाए कि वार्मथ का सेंसेशन रियलाइज करवाए, ठीक है। तो हीट वो होती है। अब हीट देखो डेफिनेशन, हीट इज ए form of energy, form of energy which produces in, which produces in us the sensation of warmth, us the sensation of warmth। मतलब देखो कई बार क्या होता है कि जब हम हीट को जब हम किसी कंडक्टर को मान लिया गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम उसको छूते हैं तो क्या होता है, हमारे होता है, तो वही जो सेंसेशन होता है ना वार्मथ का, वही क्या होती है, एक टाइप से हीट, ठीक है। एक टाइप जो स्टीम होती है, ठीक है। कई बार जब हम जब फायर से जल जाता है और कई बार स्टीम से जल जाता है, उनमें सबसे ज्यादा पेन किस में होता है, स्टीम में, क्योंकि उसमें क्या होती है, हीट, ठीक है। तो स्टीम के कारण तो वो होती है हीट। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। इसमें हीट आती है। अब जो ये मतलब हमें क्या पता, हमें पता है कि जो हर एक बॉडी होती है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, चाहे कोई भी बॉडी हो, ठीक है, सॉलिड में लिक्विड, तो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। और वो किस पे डिपेंड करती हैं, उनके जो सब्सटेंस का नेचर है उन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल में जो वे मॉलिक्यूल होते हैं, जो सब्सटेंस जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उन मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल हैं वे अलग अलग तरह के मोशन करते हैं, ठीक है। पहले आता है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जैसे मान लिया, अगर मान लिया हम किसी कंडक्टर को एक साइड से, उसके एक साइड से अगर उसको गर्म करना शुरू करें तो क्या होगा, उसके दूसरे साइड में भी हीट धीरे धीरे उनके मॉलिक्यूल जो है गर्म होते 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 उसके दूसरे कंडक्टर तक, एंड जो कंडक्टर का दूसरा एंड है उस तक चले जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन। सेकंड आती है वाइब्रेशनल मोशन। सेकंड होती है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन मतलब जैसे जो स्प्रिंग में होती है, ठीक है। जैसे ये मान लिया स्प्रिंग है इस टाइप से, ठीक है। अगर मान लिया इसको हम हीट करना शुरू करें तो उनके मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल में जैसे दूसरे एंड के मॉलिक्यूल किस तरीके से गर्म हो गए, ऐसे वाइब्रेट करते करते, ठीक है। तो वो होती है स्प्रिंग में होती है। एंड थर्ड जो होता है वो होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। वाइब्रेशनल क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन। देखो इसमें टू एंड फ्रो मोशन होगी मॉलिक्यूल की, ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। एंड रोटेशनल मोशन क्या होती है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हो जाती है रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट देयर एक्सिस। मतलब मान लिया कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से करे, ठीक है, मान लिया इस तरीके से, तो वो हो गया एक रोटेशनल मोशन। देखो ये होती है रोटेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन का एक एग्जांपल हो गया, अगर हम कंडक्टर के एक एंड को हीट करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हुए दूसरे एंड को वो अपने आप हॉट कर देगा। सेकंड जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो कैसे होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि सितार और जो एक टाइप से गिटार होते हैं, जब उनको हम बजाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो वे होती हैं,
जो वायर सी वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती है ना। जब उनको हम ऐसे आपस में एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं ना, वो आपस में जब, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक टाइप से हीट गर्म हो जाते हैं, तो वो होती है वाइब्रेशनल मोशन। एक आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब मान लिया अगर बाइक है या कोई कार है, उसका जब व्हीकल, उसका जो व्हील है वो क्या होता है, रोटेट करते करते क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो होती है रोटेशनल मोशन। तो हीट के यानी जो मॉलिक्यूल हैं, हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल, जो सब्सटेंस है, स्मॉल टीनी टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वो पार्टिकल है, तीन टाइप के मोशन करते हैं। एक आता है ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, अगर मान लिया सिंपल कंडक्टर को अगर एक टाइप से, एक एंड से हॉट करें तो दूसरे टाइप से वो, दूसरे एंड से वो अपने आप गर्म हो जाता है। सेकंड वाइब्रेशनल मोशन, सितार या गिटार इसका एक एग्जांपल, अगर हम उसको क्या करेंगे, बजाएंगे, ठीक है, तो वो आपस में वाइब्रेट होके गर्म हो जाते हैं। और एक होता है रोटेशनल मोशन, मतलब किसी भी कार या बाइक का जो व्हील होता है वो चलने से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो होता है रोटेशनल मोशन। तो इस टाइप से जो मॉलिक्यूल है वो तीन टाइप की मोशन करते हैं। ठीक है, ये था। अब आती है कि हीट क्या होती है। हीट, हीट रियल में क्या होती है, देखो हीट और टेम्परेचर दो टर्म्स आती है। ठीक है, टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है, देखो टेम्परेचर हीट क्या होती है, जैसे मान लिया हमने दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी रख दी, मान लिया टेम्परेचर ए एंड टेम्परेचर बी। ठीक है, हमें पता है कि हीट जो होती है वो क्या करती है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है हमारी वो ए से अगर बी जाएगी, यानी हीट का मान लिया, हमें कैसा पता चले, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने दो कंडक्टर्स ले लिए, मान लिया दो पॉइंट ले लिया हमने, दो कोई भी ले ली, बॉडी ले ली। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो हमें पता है कि हीट जो हमारी क्या है, हायर टेम्परेचर से लोअर की ओर जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर ए ये वाला हो गया ज्यादा, टेम्परेचर काइंड बी वाला कम हो गया। इसका मतलब हीट किस में फ्लो करेगी, ए से बी, बिकॉज हायर से लोअर की ओर जाती है हीट। ठीक है, तो यही हीट की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें हीट में ये आता है ना, अगर हम कंडक्टर के एक एंड को गर्म करें तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो, और वो क्या करते हैं, कंडक्टर के दूसरे एंड की ओर जाते हैं उसके मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जा रही है उसके दूसरे एंड को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हीट जो है फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया हीट। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, देखो टेम्परेचर, ये तो हीट हो गया, और टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग इन दोनों में डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है, देखो कि मान लिया हमने दो बॉडी ले ली ए से बी। ठीक है, ये ए से बी मान ली, इस प्रोसेस में क्या था कि जो हमारे मॉलिक्यूल है उसमें हमने क्या माना था, इसका टेम्परेचर हाई माना था, इसका मान लिया था लो। इसमें हमें पता चल गया था कि हीट ए से बी फ्लो कर रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि हीट है हायर टेम्परेचर से लोअर की ओर जाती है। अब हम इसमें क्या मानेंगे, इसमें टेम्परेचर वाले केस में इसमें हम ये मानेंगे कि जो हमारी हीट है ना वो बॉडी ए से बॉडी बी में फ्लो कर रही है। इसमें हमने उल्टा माना था कि इसका टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए बॉडी ए से बी में फ्लो कर रही थी। अब हम ऐसा मानेंगे कि जो बॉडी है हमारी ए टू बी फ्लो कर रही है। ठीक है, ए टू बी फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। समझ आया, तो ये इनमें डिफरेंस होता है हाई हीट एंड जो टेम्परेचर होता है। तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, और मान लिया हमने दो बॉडी मान ली और हमने बता दिया कि जो है हीट है ना वो फ्लो कर रही है बॉडी ए से बॉडी बी में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो, अगर मान लिया बॉडी ए से बॉडी बी में फ्लो करती है तो हीट का मतलब क्या होता है, वो हायर से लोअर की ओर ही जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ए इसका ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ये जो है हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस था। ठीक है, तो ये था कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस। अब देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ हीट क्या होती है। यूनिट्स ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या होती है, देखो कई बार हम क्या लेते हैं, कैलोरी, जूल, है ना, ये सारी यूनिट लेते हैं। तो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ हीट वो क्या होती है, कैलोरी। ठीक है, वो होती है कैलोरी, सॉरी जूल, वो होती है जूल। ठीक है, जूल। एंड प्रैक्टिकल यूनिट की जो हम लेते हैं, कई प्रैक्टिकल देखा तो वो आया था कैलोरी। ठीक है, वो होती है प्रैक्टिकल यूनिट, लेकिन कई बार, लेकिन जो हम यूनिट लेते हैं ऐसा यूनिट वो हम जूल ही लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जूल। अब जूल जो होता है, जूल वो क्या होता है, वर्क डन बाय हीट, ठीक है। क्या होता है, जूल फाउंड दैट मैकेनिकल वर्क कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जूल वही होता है कि मैकेनिकल वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो वही तो क्या होती है, जूल। वो जूल होता है ना कि वर्क डन है जो मैकेनिकल हीट में जब चेंज हो जाए, तो रेशियो ऑफ वर्क डन एंड जो हीट इज कॉल्ड जूल, ठीक है। तो वो होती है जूल। और जो वो कैलोरी, जो हमारी कैलोरी आई थी, कैलोरी जो 1 कैलोरी है वो किसकी इक्वल आती है, 4.186 जूल की, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.186 जूल। और जो हमारी यूनिट होती है हीट की वो होती है जूल, और 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, ठीक है। कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि मानिए इतनी कैलोरी है उसको जूल में चेंज करो, तो उस उतने से में मल्टीप्लाई करके फिर उसने कैलोरी में 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो हीट एंड टेम्परेचर में हमने डिफरेंस बताया। अब देखो हीट का तो ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर आया ना, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल दिए, ठीक है। वो अलग अलग स्केल 3 टाइप के थे। एक तो था सेल्सियस स्केल, फिर फ़ारेनहाइट, तो 3 स्केल लिए गए, ठीक है। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और थर्ड तो जो था केल्विन स्केल, वो था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो 3 आए थे, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये 3 स्केल थे। देखो फर्स्ट था सेल्सियस स्केल, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। उसमें क्या था कि जो हमारा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लिया गया, लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया गया, वो क्या लिया गया, 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिया गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड इसमें बॉइलिंग पॉइंट लिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, ठीक है। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल ये था फर्स्ट। सेकंड जो है हमारा फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस ने किया था कब, 1710 में। 1710 में ये सेल्सियस ने स्केल दिया जिसमें हमें फ्रीजिंग पॉइंट जो है आइस का वो क्या दिया गया, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, आइस का तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का वो कितना दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया। और इनके बीच में जो ये जो दो फिक्स्ड वैल्यूज थी, इनके बीच में जो इनको अगर डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेल्सियस। यही हुआ ना, क्योंकि इनको अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस एक पार्ट्स में आएगा, ठीक है। सेकंड आता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। इसमें क्या लिया गया, इसमें लिया गया फ़ारेनहाइट ने 77 में दिया था, ये दिया 1710 में। फिर ये सेकंड आया फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। इसमें जो फ़ारेनहाइट ने कहा कि जो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस है उसने लिया 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस ने क्या लिया था, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट वो लिया था 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट ने लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिया फ्रीजिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना लिया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उनके बीच में अगर स्पेस देखा 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक में कितना आया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, ठीक है। ये हुआ। अब इनके बीच में जो रिलेशन आया Tc-0, ये कब, सेल्सियस का टेम्परेचर, जो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है उनको अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इज इक्वल टू, ये जो सेकंड फ़ारेनहाइट आया Tf उन -32, क्योंकि ये इनके ऊपर क्या है, इनके फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और नीचे क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आ जाएगा 180। इसमें ये 100 ये नहीं है, इनका ये नहीं है। जब उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, इनको किस में किया था, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इनको कितने में किया गया, 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। अब देखो इन दोनों के बीच में जब ग्राफ होता है ना, जब ग्राफ करते हैं हम तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। ऐसा क्यों, देखो Tc/100 इज इक्वल टू
TF -32/180। ठीक है, जब हम इसमें से यहाँ से TF क्या आ जाएगा 180, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 180/100 TC प्लस आ जाएगा 32, यहाँ से 9/5 TC प्लस 32 ये आया। अब इनका जो ग्राफ आया था फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर का और जो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल था, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आई थी। ऐसा क्यों आया? क्योंकि इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन आई थी, इसको इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन जो हमारी होती है स्ट्रेट लाइन की y = mx + c जो होती है, ठीक है, उससे कंपेयर कर दिया था। तो यहाँ से जो स्लोप आया इक्वेशन का वो कितना आया 9.5, और c की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 32। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन आया, इसको इन्होंने क्या किया, जो y = mx + c है, यानी जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती तो उनके बीच में जो ग्राफ है वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में जो ग्राफ आता है टेम्परेचर स्केल, जो फ़ारेनहाइट है और जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, उनके बीच में जो ग्राफ आता है वो हमेशा क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है, ये लॉर्ड केल्विन ने किया था। ठीक है, इस स्केल का जो आविष्कार है वाज डिजाइन बाय लॉर्ड केल्विन एंड ऑल्सो नोन इज द स्कोर क्या बोलते हैं, केल्विन टेम्परेचर स्केल। ठीक है, देखो एक इक्वेशन आई थी PV = nRT, ये क्या थी, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन थी। ठीक है, अगर मान लिया n की 1 नंबर ऑफ मोल के लिए ले तो PV = RT। ये हमें क्या बता रही थी कि जो वॉल्यूम ऑफ एक गैस है, अगर मान लिया उस पर प्रेशर P एग्जर्टेड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किस पे, गैस पे, टेम्परेचर ऑफ द गैस पर। वॉल्यूम V जो है गैस की, अगर उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करें तो वो क्या होगी, जो गैस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करेगी, टेम्परेचर की। ठीक है, ये इक्वेशन हमें यही बताती है, PV = nRT। देखो कोई वॉल्यूम V है, उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्टेड है, वो टेम्परेचर T पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था। देखो ये जो ग्राफ था ये कुछ इस टाइप से आया था, ये कर दिया और ये हमने बैकवर्ड। देखो इसका रीजन बताएंगे कैसे आया, ये क्यों आया था ऐसा। ठीक है, यहाँ से मानिए अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग एंड इस पॉइंट पर अलग। यहाँ पर हमारा क्या है, प्रेशर, यहाँ पे हमारा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, ये मान लिया पॉइंट A है, ये मान लिया पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर मानेंगे, 0, 100, 200 अलग अलग मानेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -100। ठीक है, यहाँ पे अगर माने तो -200। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में जाके हम मान लेते हैं -273.15, ये मान लेते टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो जब हमने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉटेड किया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन हमें क्या बताते हैं कि शुरू में जो वॉल्यूम, शुरू में जो टेम्परेचर, यानी जो किसी भी, मान लिया शुरू में आ गया कांस्टेंट, उसके बाद जो है वो लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज। जब हमने इस ग्राफ को क्या किया, एक्स्ट्रा प्लॉटेड किया, तो ये जो है ग्राफ, मान लिया ये ग्राफ यहाँ कहीं पे एक्सटेंड हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे कहीं पे एक्सपेंड हो, एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो यहाँ कहीं पे ये मीट हो गया -273.15 पे। ठीक है, इस वैल्यू को है केल्विन ने क्या कहा, इस वैल्यू को केल्विन ने कहा टेम्परेचर एज ए एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, जब हमने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो ये -273.15 पे जाके मीट होगी। फिर इसने केल्विन ने इसको कहा कि ये है टेम्परेचर एज ए एब्सोल्यूट जीरो। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि जो प्रेशर है ना गैस की, जो गैस का प्रेशर है वो 0 से भी ज्यादा कम हो गया। देखो यहाँ पे माइनस में चला गया प्रेशर जो है गैस का, इसलिए उसने जो है केल्विन ने क्या कहा कि ये जो टेम्परेचर है वो एक एब्सोल्यूट जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम V है गैस की, वो बिकम्स किसके इक्वल आ गई, 0 के। इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम की क्या आ गई, जो गैस की जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ गई, एक टाइप से 0 के इक्वल। ठीक है, इस टेम्परेचर पे, इसलिए उसने क्या कहा इसको एब्सोल्यूट जीरो।
ठीक है, तो ये केल्विन था, ये था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब जो फ़ारेनहाइट है और जो डिग्री सेल्सियस है उनके बीच में एक रिलेशन आता है, वो देखते हैं। देखो, जो ये केल्विन स्केल था ना, कौन सा एब्सोल्यूट स्केल था, जो केल्विन स्केल है, वो जो टी के, जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, ये जो है न्यूमेरिकल में यूज होती है, बाकी कहीं यूज नहीं होती है वैल्यूज। ठीक है, और जो हमारा सेल्सियस स्केल है, टी डिग्री सेल्सियस जो था, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी के, यहीं से ले सकते हैं ना, टी के माइनस, अगर हम, सॉरी ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, जब हम यहाँ से टी सी निकालेंगे तो टी के माइनस हो जाएगा, ये तो सीधा सा है 273.15। ठीक है, यहाँ से जो रिलेशन ये हो गया। और एक और आया था कि टी सी माइनस जीरो, ये प्रीवियस में करवा चुकी है, टी सी माइनस जीरो बाई 100 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, टी एफ माइनस 32 बाई किसके इक्वल, बाई 180 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा। ये तो हमारा क्या था, सेल्सियस वाला, ये फ़ारेनहाइट वाला, और ये हमारा आ जाएगा केल्विन वाला, टी के माइनस 273.15 हो गया, और बाई कितना आ जाएगा 100। ये आ गया हमारा केल्विन वाला। ये रिलेशन होता है इन तीनों स्केल्स में। तो ये क्या बताता है कि जो केल्विन टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, केल्विन टेम्परेचर स्केल ये वाला, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल ये वाला, एंड जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ये है, आर शोन दिस, ये हो गया। ठीक है, तो टी के इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन द केल्विन स्केल में रिटर्न एज 1। ठीक है, टी के क्या हमारा टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्केल, ये हो गया। ये अलग अलग तीनों जो हमारे स्केल थे उनकी ये इक्वेशन रिलेशन आया था। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन क्या होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी को हम क्या दें, हीट दें। ठीक है, किसी बॉडी को हम गर्म करें तो उनका किस तरीके से एक्सपेंड होगा। तो देखो हमें पता है कि जो हमारे सॉलिड्स हैं वो हमें पता है कि जब हम उनको हीट करते हैं तो क्या होते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमें पता है कि जो सॉलिड हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बने होते हैं, और एट ए गिवन टेम्परेचर एटम और जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सॉलिड और लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होते हैं, जो वो एटम्स होते हैं जिनसे सॉलिड मिलकर बना होता है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस आ जाता है उनमें, और वाइब्रेशन करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो एटम जो वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है। अब देखो ये एक्सपेंशन है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन का मतलब समझ आ गया कि जो हमारे सॉलिड्स और जो लिक्विड है वो अलग अलग मॉलिक्यूल से, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जब हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं इक्विलिब्रियम में वो शिफ्ट होते हैं, उनको टेम्परेचर देते ही उनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। देखो इसके नाम में ही क्या है, लीनियर, लीनियर मतलब लेंथ में एक्सपेंशन। ठीक है, इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए सॉलिड ऑन हीटिंग। अगर मान लिया ये कोई रोड है मेटल की, ठीक है, ये हो गया इतनी, जब हमने इसको हीट दी, हीट दे दी हमने इसको, तो इसकी जो इंक्रीमेंट होगी रोड की, मान लिया वो इतनी बढ़ गई, हीट देने से इतनी इंक्रीज होगी। मान लिया ये एक्स थी और ये यहाँ तक डेल्टा एक्स इसमें चेंज आ गया, समझ आया। ये लेंथ सॉरी एल मान लेते हैं ना, फिर इन जो इसका प्रूफ करने में इजी हो जाएगा। एल एंड ये आ जाता है डेल्टा एल, क्योंकि इसके डेल्टा एल इसमें लेंथ में इतना चेंज आया, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम इसको हीट देंगे इस रोड को, अब ये लेंथ, इतनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, देखो यहाँ से जो चेंज इन लेंथ है वो किन दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। एक तो किस पे, कितना हमने टेम्परेचर दिया है ना, और एक उस पर डिपेंड करेगी कि शुरू में उस रोड की लेंथ कितनी थी। एक तो पहला डिपेंड करेगी कि कितना हमने उसके ऊपर टेम्परेचर दिया, और एक दूसरा चीज पर डिपेंड करेगी कि पहले उस रोड की लेंथ कितनी थी, दैट इज एल। इन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा एल है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ दो चीजों के, वो कौन सा हुआ, एल एंड डेल्टा टी। इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। लेंथ जो हमारी शुरू में इनिशियली लेंथ थी किसकी, रोड की, और बाद में दूसरा किस पर डिपेंड करेगा कि कितना हमने उसके ऊपर टेम्परेचर लगाया। इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा।
ठीक है। अब देखो डेल्टा एल, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम मान लेते हैं ये अल्फा, ठीक है, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा एल डेल्टा टी। अब देखो जो ये अल्फा आया इसको हम अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। ये क्या थी हमारी, इंक्रीज वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जो हमारी इंक्रीज्ड लेंथ थी, ठीक है, बाई ओरिजिनल लेंथ जो हमारी शुरू में ओरिजिनल लेंथ थी, इनटू गिवन टेम्परेचर, गिवन है चेंज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर में तो चेंज कर रहे थे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी, लेंथ शुरू में एंड डेल्टा टी पर कितना हम टेम्परेचर दे रहे थे। अब जो अल्फा आया वो क्या आया, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ बाई एल बाई ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टाइम इनटू डेल्टा टी। अब जो ये अल्फा आया इस अल्फा को क्या माना गया, प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब समझ आ गया कि लेंथ में, रोड की लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है, कि अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर से उस रोड को दें तो वो रोड है डेल्टा एल लेंथ से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इनमें कई बार ऐसा आता है ना कि जैसे हम मान लें किसी लोहे को पीटते हैं, ठीक है, इस टाइप से टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ये आ जाएगा, ये होता है अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ये होता है अल्फा। एंड जो इनकी वैल्यूज हैं अल्फा की, वो कैसे किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी जो हमने सॉलिड लिया है ना, किस मटेरियल का हमने सॉलिड लिया है, ठीक है, उन चीजों पर ये डिपेंड करती है कि हमने मटेरियल, किस मटेरियल का हमने सॉलिड लिया है, उस पर वैल्यू डिपेंड करती है, अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। सेकंड आता है, ये तो हमारा था लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड आता है हमारा एरिया एक्सपेंशन। सेकंड है एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है जब हम हीट करते हैं, मान लीजिए हमने कोई ये ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, कोई रेक्टेंगल ले लिया, हमने क्या किया, मतलब इस टाइप की कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल थोड़ी लेंगे, ठीक है, तो ये एक टाइप से रेक्टेंगल टाइप की बॉडी है, ठीक है। हमने जब इसको ये एरिया एक्सपेंशन यानी इसके एरिया में एक्सपेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे और इसका जो एरिया है वो कुछ इस टाइप से वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मान लिया शुरू में इसका एस है तो बाद में इसका डेल्टा एस एरिया जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो हमारा शुरू में जो चेंज इन यानी जो चेंज इन एरिया है डेल्टा एस, वो सेम उन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगा, कैसे, जो शुरू में हमने उसके ऊपर टेम्परेचर दिया था, ठीक है, डेल्टा टी, और किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, शुरू में उसका एरिया कितना था, है ना, इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। यानी डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन दो चीजों पर कर गया, एस डेल्टा टी। जो डेल्टा एस आया वो इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लगा देंगे बीटा, एस डेल्टा टी। जो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वो तो था लीनियर एक्सपेंशन में जो हमने अल्फा लिया था, ठीक है। इसमें हम जो है एरिया एक्सपेंशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बीटा लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो बीटा आया वो किसके इक्वल आया, डेल्टा एस बाई एस डेल्टा टी। इन दो चीजों पर ये हो गया बीटा, ये क्या आया, चेंज इन सरफेस एरिया बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जो वहां पे हमने लिखा था वही रेशियो आ गया, क्या गया, देखो मैं लिख देती हूँ साइड में, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया बाय किसके ऊपर, बाय इनटू ओरिजिनल और एरिया, ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गया, ठीक है, ये आया बीटा। अब जो ये बीटा आया, बीटा को क्या नाम दिया गया, ये आया बीटा, बीटा जो आया दैट इज बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। उसको हमने जो लीनियर जो अल्फा आया था उसको हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये क्योंकि एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है तो बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। सेम वही चीजों पर डिपेंड करेगा बीटा कि हमने किस टाइप का जो किस मटेरियल की हमने जो बॉडी ली है,
है ना, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये होता है एरिया एक्सपेंशन। अब जो थर्ड आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, यह हमारी थर्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन मान लिया, देखो हमने ये क्यूब ले लिया, अब की बार हम मेटल ले रहे हैं जो हम सॉलिड्स की वो एक क्यूब टाइप में लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब की बार हमने वॉल्यूम में इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, ये ले लिया हमने क्यूब। ठीक है, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो मान लिया ये कुछ इस टाइप से एक्सपेंड करेगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेम्परेचर दिया तो ये कुछ इस टाइप से एक्सपेंड कर गया। ठीक है, वॉल्यूम वी से डेल वी में चेंज हो गया, ये वी थी तो बाद में चेंज हो गई डी वी। ठीक है, सेम वही चीज पे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक तो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है और कितना हमने उसके ऊपर टेम्परेचर लगाया। ठीक है, इन दो चीजों पे, तो डेल वी जो है डायरेक्ट वी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, वहां पे लीनियर में अल्फा लिया था, एरिया में बीटा लिया था, एंड वॉल्यूम में हम क्या ले लेंगे, गामा, दैट इज दिस। ठीक है, एंड वी डेल्टा टी, और यहां से गामा इज इक्वल टू किसकी इक्वल आया, डेल वी बाय वी इंटू डेल्टा टी, यानी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम, शुरू में जो उसकी वॉल्यूम थी वही तो लेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू कितना आ जाएगा, चेंज इन टाइम, सॉरी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, क्या आ गई ना, ये देखो चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन। और जो ये अल्फा गामा लिया ये क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेम वही चीजों पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ दी सॉलिड्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ दी सॉलिड्स। इन तीन चीजों, ये इसी पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसमें सॉलिड ले रहे हैं और हम ऐसा मानेंगे कि हमने जो मटेरियल है लिया है उसका नेचर कैसा है ना, उसके एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अब देखो हमारे जो तीन फैक्टर्स आए, एक तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा, एरिया एक्सपेंशन के लिए बीटा, एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए गामा, है ना, इनके बीच में रिलेशन आते हैं कि जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन होता है, देखो लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, कौन कौन से, एक तो लीनियर, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जो अल्फा होता है दैट इज अ लीनियर एक्सपेंशन, वो किसका हाफ हो जाता है, एरिया एक्सपेंशन का हाफ हो जाता है ना। और जो हमारा अल्फा जो होता है वो 3 टाइम्स होता है किसके, वॉल्यूम एक्सपेंशन के। ठीक है, एरिया हाफ तो होता है किसका, एरिया एक्सपेंशन का, एंड 1/3 किसका होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ठीक है, अब यहां से क्या आया, देखो जो अल्फा है, अल्फा वो किस किस के इक्वल बना, देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, क्योंकि बीटा का तो हाफ है, एंड 1/3 किसका है, गामा यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन का। अब इनका क्रॉस मल्टी पहले एलसीएम लेके करेंगे तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, है ना। देखो ये रिलेशन आया, अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में ये रिलेशन आया कि जो अल्फा है वो हमारा हाफ है किसका, एरिया एक्सपेंशन के, और जो अल्फा है यानी जो लीनियर एक्सपेंशन 1/3 है किसके, वॉल्यूम एक्सपेंशन के। इन तीनों को इक्वल रख दिया, 6 टाइम्स ऑफ दिस, 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 3 गामा, अल्फा बीटा एंड गामा पता चल गया क्या क्या। तो ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनकी देखो कुछ एप्लीकेशंस आती हैं कि जो हमारे एक्सपेंशन होते हैं ना, इनकी कुछ एप्लीकेशन आती हैं। देखो ये हमारी कुछ जो थर्मल एक्सपेंशन हुए थे, लीनियर था, वॉल्यूम एक्सपेंशन था, एरिया एक्सपेंशन था, वो देखो कुछ उसमें एप्लीकेशंस होते हैं। देखो हमने कई बार देखा जो हमारी रेलवे लाइंस होती है ना, उनके बीच में छोटे छोटे जो आयरन रिंग्स होते हैं ना, उनके बीच में गैप होता है ना। देखा कई बार रेलवे लाइंस में जो आयरन्स की जो नेल्स होती हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब उनके ऊपर से जो हमारी ट्रेन है वो क्रॉस करेगी तो उनका जो व्हील है ना वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत लंबी होती है। गर्म होते होते क्या होगा, वो उस मेटल को, जो हमारे रिम्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर मान लिया उतनी हीट से, अगर मान लिया उनमें एक्सपेंशन भी होना,
तो वो दूसरे रिम से टच ना करें, इसलिए उनके बीच में क्या किया जाता है, गैप किया जाता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या थी, इन लाइंग रेलवे लाइन ए स्मॉल गैप इज ऑलवेज लेफ्ट इन बिटवीन टू आयरन नेल्स। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लिया व्हील्स वहां से क्रॉस करेगा तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण जो है आयरन नेल्स है वो एक्सपैंड हो जाएंगे, इसलिए उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है, जिसके कारण वो दूसरे जो नेल्स है उसके टच ना करें। जो सेकंड आता है कि जो आयरन रिम्स होते हैं, जो हमारे वुडन कार्ट होते हैं, है ना, जो हमारी बैलगाड़ी होती है, हमारे क्या होते हैं, उन व्हील के बीच में क्या होता है, स्मॉल जो है स्मॉल डायमीटर का व्हील भी लगा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लिया जो है वो चलेगी, उससे हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण जो आयरन जो रिम है वो स्मॉल डायमीटर का होगा, तो अगर मान लिया वो एक्सपेंड भी हुआ तो जो हमारा बड़ा व्हील है उसको टच नहीं करेगा, है ना, इसलिए हम उसको स्मॉल डायमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, एक स्मॉल जो हमारे ग्राइडर्स यानी जो हमारे ब्रिज होते हैं, ठीक है, ब्रिज में जो ग्राइडर्स आते हैं उनके बीच में हम थोड़ा थोड़ा गैप लेते हैं, ऐसा भी किस कारण होता है, एक्सपेंशन के कारण। और भी अलग अलग उनकी क्या है एप्लीकेशन, जैसे हम क्लॉक पेंडुलम है ना, वो भी, उसमें भी हम क्या यूज कर सकते हैं, उसमें भी लीनियर एक्सपेंशन यूज होता है क्लॉक पेंडुलम में। ठीक है, तो ये होते हैं, ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस थी थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स में। ठीक है, यानी उनकी जो, देखो राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा नहीं जाना बिकॉज थोड़ी विंटर है ना और इसीलिए जो राइटिंग है थोड़ी गड़बड़ में है। ठीक है, तो देखो कि जो टेम्परेचर है ना उसका डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, देखो हमें पता है कि हम सॉलिड और लिक्विड पे जब हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, उनकी वॉल्यूम जो है मान लिया इतनी है और उस पर हम टेम्परेचर देंगे तो उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है रो, वो क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है उनका डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो जब हम टेम्परेचर देंगे, है ना, टेम्परेचर देंगे तो अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होगी तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। देखो इस रिलेशन से पता चल रहा है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी जो हमारे जो हमने जो भी रोड ले रखी है तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है वो डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड या फिर लिक्विड हो, गैसेस पे कोई मैटर नहीं करता टेम्परेचर का, है ना, सॉलिड एंड लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर, तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से कि जो डेंसिटी हो जाती है सॉलिड एंड लिक्विड की वो हमेशा डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये था हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे स्पेसिफिक हीट एंड मोलर कैपेसिटी और उसके अलग अलग टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट उससे टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना, ओके, थैंक यू।